चाहे कितने भी सगे संबंधी क्यों न हों। जिंदगी में इन 3 लोगों पर कभी भरोसा मत करना। ये पंक्ति आज भी मेरे कानों में वैसे ही गूंजती है जैसे उस रात गूंजी थी, जब मेरी दुनिया पल भर में बदल गई थी। उस समय मुझे नहीं पता था कि ये चेतावनी मेरे जीवन की सबसे डरावनी सच्चाई बनने वाली है। उस रात हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई अनदेखी ताकत अपनी सांस रोके खड़ी हो। मैं अपने पुराने पुश्तैनी घर के आंगन में बैठा था, जहां दीवारों पर लगी दरारों में वक्त की सिसकियां साफ सुनाई देती थीं। दादाजी की किताबों का एक पुराना बक्सा मुझे आज ही मिला था, जिसमें एक लाल कपड़े में लिपटा हुआ कागज रखा था। कागज खोलते ही सबसे ऊपर वही चेतावनी लिखी थी, इन 3 लोगों पर कभी भरोसा मत करना, खून, जुनून और सुकून देने वाले। मुझे समझ नहीं आया कि इसका अर्थ क्या है। तभी पीछे से दरवाजा चरमराया। मेरे चचेरे भाई आदित्य की परछाई दरवाजे में उभरी। तू यहाँ अकेला क्या कर रहा है? उसने पूछा, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। मैंने कागज उसकी तरफ बढ़ाया। तुझे पता है इसका मतलब? आदित्य ने कागज पढ़ा और उसका चेहरा ऐसा पीला पड़ गया जैसे किसी ने उसके सीने से राज का ताला तोड़ दिया हो। यह कागज तूने कहाँ पाया? बस बक्से में। क्यों, क्या हुआ? वह कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, ये सिर्फ चेतावनी नहीं, ये एक इशारा है। दादाजी को पता था कि हमारे खून के रिश्तों में हमेशा सच्चाई नहीं होती। कुछ लोग हमारे बहुत करीब होते हुए भी सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। मैंने उसके चेहरे को गौर से देखा, वह कांप रहा था। आदित्य, तू कुछ छुपा रहा है, उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। मैं सब बताऊंगा, लेकिन पहले तू एक बात बता, तेरे कमरे की खिड़की में कल रात जो परछाई दिखी थी, वो तू ही था ना? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कौन सी परछाई? आदित्य ने कांपते होंठों से कहा। जो मुझे घूर रही थी और जिसके हाथ में दादाजी वाली वही लाल कपड़े की पोटली थी। मैंने घबराकर पोटली की तरफ देखा, वह तो अभी मेरे पास थी। फिर कल रात मेरे कमरे की खिड़की में कौन था? आदित्य पीछे हटने लगा, जैसे किसी अनदेखे डर ने उसे जकड़ लिया हो। तुझे समझ में नहीं आ रहा, ये खेल अब शुरू हो चुका है। जिन 3 लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, उनमें से एक हमारे बहुत पास है, बहुत ज्यादा पास। मैंने जल्दी से पूछा, कौन है वो? आदित्य ने धीरे धीरे अपनी उंगली उठाई और जिस दिशा में उसने इशारा किया, वहां खड़े व्यक्ति को देखकर मेरी सांसें थम गईं। वह था मेरा अपना बड़ा भाई विक्रम। दरवाजे की चौखट पर खड़ा, आधी रोशनी में उसका चेहरा किसी अजनबी की तरह लग रहा था, ठंडा, सख्त और भावहीन। उसकी आंखें सीधे मेरी मुट्ठी में दबे लाल कपड़े की पोटली पर टिक गईं। आदित्य लगभग पीछे हटकर दीवार से जा लगा। ये शुरू से जानता था, वह फुसफुसाया। विक्रम धीमी, ठहरी हुई चाल से हमारे करीब आया, जैसे हर कदम किसी तय योजना का हिस्सा हो। तो आखिर तुम दोनों को ये मिल ही गया, उसने शांत आवाज में कहा, इतनी शांत की और ज्यादा डरावनी। विक्रम, ये सब क्या है? दादाजी ने ऐसा क्यों लिखा? मैंने पूछा। विक्रम मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान किसी भाई की नहीं, किसी शिकारी की थी। क्योंकि दादाजी को आखिर तक समझ नहीं आया कि असली खिलाड़ी कौन है। मेरे भीतर बेचैनी की लहर दौड़ गई। तुम क्या कहना चाह रहे हो? विक्रम ने हाथ बढ़ाकर पोटली लेना चाहा, मगर मैंने इसे और कसकर पकड़ लिया। उसके चेहरे पर एक पल के लिए झुंझलाहट उभरी, फिर गायब हो गई। उस पोटली में जो है, वह सिर्फ चेतावनी नहीं, एक चाबी है, और जिसे ये चाबी मिल जाएगी, वह अकेला वारिस नहीं, पूरी वसीयत का मालिक बनेगा। आदित्य की चीख सी आवाज फूटी। तू वसीयत के चक्कर में यह सब कर रहा है? विक्रम की आंखें उस पर टिक गईं। खून, जुनून और सुकून देने वाले। दादाजी का लिखा हर शब्द सच था,
लेकिन तुम दोनों ने कभी उसे समझने की कोशिश ही नहीं की। मैंने कागज को दोबारा देखा, फिर विक्रम की ओर। तुम कह रहे हो दादाजी ने ये हमें चेतावनी देने के लिए लिखा? विक्रम ने सिर हिलाया नहीं, बस मुस्कुराया, जैसे वह किसी गहरी बात का आनंद ले रहा हो। नहीं, उन्होंने लिखा आपको डराने के लिए, ताकि आप दोनों उस रहस्य से दूर रहें जो उन्होंने छुपाया था। लेकिन तुम दोनों तो हमेशा की तरह मूर्ख साबित हुए। आदित्य आगे बढ़कर चीखा। सच सच बता विक्रम, तू क्या चाहता है? विक्रम ने आदित्य को ऐसे देखा जैसे वह उसकी नजरों में सिर्फ एक बाधा हो, सिर्फ वही जो मुझे बचपन से छीन लिया गया। दादाजी ने कभी मुझ पर भरोसा नहीं किया, हमेशा तुम दोनों को आगे रखा, लेकिन अब मेरे पास वह चीज है जिसके सहारे मैं सब हासिल कर सकता हूं। मेरे गले में शब्द अटक गए। कौन सी चीज? विक्रम ने पोटली की ओर इशारा किया। वह पोटली नहीं, उसके अंदर का कागज, दादाजी का असली राज। मैंने पोटली खोली, अंदर एक और पुराने कागज का टुकड़ा था, पीला पड़ा हुआ। जैसे ही मैंने उसे अनफोल्ड किया, नीचे से एक धातु का छोटा सा टुकड़ा गिरा। आदित्य ने उसे उठाया। वह एक छोटी चाबी थी। ये चाबी किसकी है? आदित्य ने पूछा। विक्रम धीमे से बोला, उस कमरे की जो दादाजी ने अपनी मौत से 2 हफ्ते पहले बंद कर दिया था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। हमारा पुराना हवेली जैसा घर हमेशा डरावना लगता था, लेकिन ऊपर वाला कमरा जिसमें कोई नहीं जाता था, उसके बारे में हमेशा अजीब कहानियां सुनने को मिलती थीं। दादाजी कहते थे कि वह कमरा अधूरा है। ये शब्द मैं आज तक नहीं समझ पाया था। जब मैं चाबी को ध्यान से देख रहा था, तभी अचानक विक्रम की आवाज और ठंडी, लगभग धातु जैसी हो गई। उस कमरे में वो मिलेगा जो हमारी नसों में दौड़ते खून का सच बताएगा। आदित्य ने डरते हुए कहा। खून का सच? विक्रम ने गहरी सांस ली और मेरे नजदीक आकर बोला, तुम सोचते हो हम सिर्फ 3 भाईचेरे हैं? नहीं, दादाजी ने हम में से किसी एक को गोद लिया था। मेरे हाथ से लगभग कागज छूट गया। क्या? विक्रम ने सिर हिलाया। हम तीनों में से एक असली खानदान से नहीं है। दादाजी को ये मालूम था, इसलिए उन्होंने वह कमरा बंद कर दिया। उस कमरे में वे सारे दस्तावेज, पुरानी डायरी और पूरी सच्चाई छुपी है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। आदित्य भी एक पल को कुछ बोल नहीं पाया। विक्रम ने गहरी नजर मुझ पर टिकाई। और तुम्हें पता है दादाजी ने किस पर भरोसा नहीं करने को कहा था? खून के रिश्तों पर, क्योंकि खून कभी कभी सबसे बड़ा धोखा होता है। मेरी सांस जैसे रुकने लगी। तुम कहना क्या चाह रहे हो? विक्रम धीरे धीरे मुस्कुराया। कि हम तीनों में से एक असली नहीं है, और इसलिए दादाजी ने वसीयत 3 हिस्सों में नहीं बांटी, सिर्फ 2 हिस्सों में बांटी है। आदित्य की आवाज कांपी। मतलब हम तीनों में से किसी एक को कुछ नहीं मिलने वाला? विक्रम ने हाँ में सिर हिलाया। और दादाजी ने यह फैसला अपने आखिरी दिनों में लिया था। उनको पता था कि जिस दिन यह राज खुलेगा, उसी दिन हमारे बीच टूटन शुरू हो जाएगी। इसलिए उन्होंने हमें पहले ही चेतावनी दी कि 3 लोगों पर भरोसा मत करना, क्योंकि एक हम में से कभी भी अपना असली चेहरा दिखा सकता है। मैं और आदित्य दोनों स्तब्ध थे, लेकिन इससे पहले कि हम कुछ कह पाते, विक्रम आगे झुका और फुसफुसाया, और मैं जानता हूं। वह कौन है? मैं और आदित्य एक साथ उसके तरफ मुड़े। एक ठंडी, खतरनाक चुप्पी कमरे में भर गई। विक्रम ने दरवाजे की ओर इशारा किया और कहा, अभी मेरे साथ चलो, उस कमरे को खोलते हैं। सच आज ही सामने आएगा। हम दोनों उसके पीछे बढ़ने ही वाले थे कि अचानक ऊपर की मंजिल से किसी चीज के जोर से गिरने की आवाज आई, जैसे कोई भारी अलमारी पलट गई हो। हम तीनों चौंक कर ऊपर देखने लगे, और तभी सीढ़ियों के मुहाने पर किसी की परछाई दिखाई दी। धीरे धीरे, जैसे अंधेरे से कोई आकृति उभर रही हो।
वह आकृति हमारे परिवार में से कोई नहीं थी। वह कोई और था, कोई ऐसा जिसे यहाँ नहीं होना चाहिए था। सीढ़ियों के मुहाने पर खड़ी वह आकृति इतनी स्थिर थी कि कुछ क्षणों तक हमें लगा जैसे वह कोई छाया हो, लेकिन फिर उसने एक धीमी, भारी सांस ली। आवाज घर की खामोशी को काटती हुई गूंज उठी। मैं, आदित्य और विक्रम तीनों वहीं जम कर रह गए। वह आकृति धीरे धीरे नीचे आने लगी। हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ियां ऐसे चरमराती जैसे विरोध कर रही हों। नीचे आते ही सबसे पहले उसके घिसे हुए जूतों ने रोशनी पकड़ी, फिर उसका लंबा काला कोट, और फिर उसका चेहरा। उम्र लगभग 50 के आसपास, लेकिन आंखों में गहरी थकान और सतर्कता। विक्रम ने तुरंत गुस्से से पूछा, तुम कौन हो? यहाँ कैसे आए? अजनबी ने हमारी तरफ सीधे देखते हुए कहा, तुम्हें मालूम नहीं होगा कि मैं कौन हूँ, लेकिन मुझे तुम तीनों के बारे में सब पता है। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। आदित्य फुसफुसाया, ये दादाजी को जानता लगता है। अजनबी ने यही सुना और हल्की सी मुस्कान आई। जानता नहीं, बहुत करीब से जानता था। विक्रम ने तकरार भरी आवाज में कहा, दादाजी की वसीयत यहाँ सुरक्षित है, और अगर तुम इसे चुराने आए हो तो गलत जगह आ गए हो। अजनबी की आंखें सिकुड़ी। तुम वसीयत के बारे में सोच रहे हो, जबकि तुम्हें सच्चाई के बारे में सोचना चाहिए। तुम तीनों को नहीं पता कि ये खेल कब और कैसे शुरू हुआ था। मैंने चाबी कसकर पकड़ ली। सच क्या है? दादाजी ने तुम्हें क्यों कभी नहीं बताया? अजनबी कुछ कदम करीब आया, फिर धीमी गुर्राहट जैसी आवाज में बोला, क्योंकि वह सच्चाई तुम तीनों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देती। विक्रम ने झटके से कहा, तो बता भी दो। हम जानना चाहते हैं कि यहाँ असली खून का वारिस कौन है। अजनबी ने हल्की सी हंसी हंसी। तुम गलत सोच रहे हो। यह कहानी वारिस और संपत्ति की नहीं है। ये कहानी है धोखे की, जो 3 पीढ़ियों से चला आ रहा है। मैं और आदित्य एक दूसरे को देख रहे थे। विक्रम की आंखें गुस्से और बेचैनी से भरी थीं। फिर अजनबी ने अचानक मेरी तरफ इशारा किया। सवाल यह नहीं कि वारिस कौन है, सवाल यह है कि तुम तीनों में से कौन सच में दादाजी के खून का हिस्सा है, और कौन इस घर में सिर्फ एक मोहरा है। मेरी सांसें रुक गईं। आदित्य के चेहरे पर पसीना झलकने लगा। विक्रम की मुट्ठियां भिंच गईं। मैंने कांपते स्वर में पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? अजनबी ने गहरी सांस ली, जैसे किसी दर्दनाक याद को खुद में से निकाल रहा हो। सालों पहले इस परिवार में एक ऐसा राज छुपाया गया था, जिसे अगर उजागर किया जाता तो तुम्हारे दादाजी की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाती। इसलिए उन्होंने एक बच्चे को यहाँ लाया और उसे अपनाया, लेकिन उस बच्चे की असली पहचान किसी को नहीं बताई। आदित्य की आवाज फटी। तो तुम कहना चाह रहे हो हम में से कोई गोद लिया गया है? अजनबी ने बिना पलक झपकाए कहा। हाँ, और दादाजी ने उस बच्चे की पहचान छुपाने के लिए एक डर का खेल रचा, चेतावनी वाली पंक्ति, ताकि तुम तीनों एक दूसरे पर शक करके दूर रहो और किसी को सच्चाई न मिले। विक्रम आगे बढ़ा, तो तुम ही बताओ, वो बच्चा कौन है? अजनबी ने सिर उठाकर हमारी तरफ देखा। मैं बता देता, लेकिन उससे पहले तुम्हें उस कमरे को खोलना होगा। वही कमरा जिसमें दादाजी ने अपने आखिरी दिन तक खुद को बंद रखा, क्योंकि उस कमरे में सिर्फ कागज नहीं है, वहाँ वह आखिरी चीज है जो इस परिवार की असलियत बताएगी। मेरे हाथों में चाबी भारी लगने लगी। ऊपर वाले कमरे का दरवाजा बचपन से मनहूस माना जाता था। हम कभी पास जाने की हिम्मत नहीं करते थे। तभी अजनबी ने एकदम गंभीर आवाज में कहा, लेकिन सावधान, उस कमरे में जो होगा वह सिर्फ सच नहीं होगा। तुम्हें ये तय करना होगा कि सच को जानने की कीमत चुकाने के लिए तैयार हो या नहीं। आदित्य ने हिम्मत जुटाकर पूछा, और तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें क्या चाहिए? अजनबी की आंखों में दुख उतर आया। मैं उस व्यक्ति का बेटा हूँ, जिसका बच्चा इस घर में लाया गया था।
हम सब जैसे पथराए रह गए। मेरे पिता ने एक गलती की थी और उसकी सजा तुम लोगों की जिंदगी भर चलती रही। मैं सब कुछ ठीक करने आया हूँ, लेकिन इसके लिए पहले उस कमरे का खुलना जरूरी है। विक्रम ने शक भरी नजर से उसे देखा। हमें कैसे पता कि तुम सच बोल रहे हो? अजनबी ने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली और मेरी तरफ बढ़ाई। तस्वीर के पीछे हमारे घर का वही आंगन था और सामने 2 आदमी खड़े थे, दादाजी और उनके बगल में यह अजनबी का पिता। लेकिन तस्वीर में उनकी बाहों में एक बच्चा भी था और वह बच्चा चेहरे से बिल्कुल हम तीनों में से एक जैसा लगता था। मेरी सांसें अटक गईं। ये बच्चा कौन है? अजनबी शांत स्वर में बोला। जिस दिन तुम लोग ऊपर वाला कमरा खोलोगे, उसी दिन इसका जवाब मिलेगा। विक्रम ने बिना कुछ कहे चाबी मेरी हाथ से छीन ली। बस, अब और नहीं, चलो ऊपर, अभी। इसी वक्त अजनबी ने सिर हिलाकर हामी भरी। आदित्य डरते डरते विक्रम के पीछे चल पड़ा। मैंने ऊपर की ओर जाते अंधेरे को देखा। वह कमरा जो सालों से बंद था, आज खुलने वाला था, और उसके भीतर जो भी था वह हमारे रिश्तों, खून और घर की असलियत को बदलने वाला था। हम तीनों धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर कदम पर दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। अजनबी हमारे पीछे पीछे था। ऊपर पहुंचकर विक्रम ने दरवाजे के सामने खड़े होकर चाबी ताले में लगाई। क्लिक! एक ठंडी मेटालिक आवाज गूंजी। दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए खुलने लगा, और जैसे ही वो खुला, एक सड़ांध की बदबू और पुरानी हवा का झोंका हमारे चेहरों से टकराया। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। विक्रम ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। रोशनी जैसे ही फैली, हम सबकी आंखें फैल गईं। कमरे के बीचों बीच कोई खड़ा था, एक इंसान जो मानो सालों से इंतजार कर रहा हो। उसका चेहरा हम सबके जैसा था, लेकिन कोई भी पहचान नहीं पा रहा था। वह धीरे से बोला, तुम्हें आने में बहुत देर कर दी। कमरे के बीचों बीच खड़ा वह व्यक्ति जो हम तीनों जैसा दिखता था, एक क्षण के लिए बिल्कुल स्थिर रहा। उसकी आंखों में ऐसी थकान थी मानो सदियों से किसी के लौटने का इंतजार कर रहा हो। मोबाइल की टॉर्च की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी तो उसकी त्वचा सूखी, पीली और अनगिनत वर्षों की कैद में धंसी हुई दिखाई दी। मेरी सांसें जैसे वहीं रुक गईं। विक्रम ने धीमे स्वर में पूछा, तुम कौन हो? उस व्यक्ति ने एक गहरी, टूटी हुई लेकिन साफ आवाज में कहा, मैं वही हूं जिसे तुम तीनों में से एक समझा गया, जिसे दादाजी ने छुपाया, जिसे दुनिया ने भूल दिया, और जिसे इस कमरे की दीवारों ने निगल लिया। आदित्य ने कांपते स्वर में कहा, लेकिन कैसे? क्यों छुपाया तुम्हें? वह व्यक्ति, जिसकी उम्र समझ नहीं आ रही थी, कुछ कदम आगे आया, क्योंकि मेरे अस्तित्व ने सब कुछ बदल देना था। मेरे होने से तुम्हारे दादाजी का बनाया हुआ पूरा संसार बिखर जाता। तुम सोचते हो कि तुम में से किसी एक को गोद लिया गया था, लेकिन सच्चाई उल्टी है। हम तीनों एक साथ चौंक उठे, सांसें जैसे गले में अटक गईं। सच्चाई उल्टी? विक्रम ने धीमी आवाज में पूछा। उस व्यक्ति ने सिर हिलाया। हाँ, गोद लिया गया बच्चा तुम तीनों में से नहीं, मैं हूं। मेरी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। तो तुम हमारे भाई नहीं? नहीं, उसने शांत स्वर में कहा, लेकिन कभी कभी खून के रिश्तों से ज्यादा दर्द उन रिश्तों में होता है जिन्हें तुमने जीवित रहते भूला दिया हो। विक्रम आगे बढ़ा, गुस्से और उलझन के बीच फंसा हुआ। अगर तुम गोद लिए गए थे तो दादाजी ने तुम्हें दुनिया से क्यों छुपाया, हमसे क्यों दूर कर दिया? वह व्यक्ति एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गया, जैसे उसके भीतर वर्षों का बोझ अचानक उठकर कंधों पर आ बैठा हो। क्योंकि मैं उस घटना का अकेला गवाह था जिसने इस परिवार की असली तस्वीर बदल दी। जिस रात मेरे असली पिता इस घर में आए थे, उसी रात खून बहा था। मेरे पिता के साथ धोखा हुआ था,
और उस धोखे की सजा दादाजी भुगतना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने मुझे इस कमरे में छुपाया, मेरा नाम मिटा दिया और तुम्हें पाला। आदित्य की आंखों में आंसू तैरने लगे। मतलब हम सब एक झूठ पर पल रहे थे। वह हल्की कड़वी मुस्कुराहट के साथ बोला, झूठ पर नहीं, भय पर। दादाजी जानते थे कि सच बाहर आया तो परिवार बिखर जाएगा। इसलिए उन्होंने चेतावनी लिखी, 3 लोगों पर भरोसा मत करना, खून पर, जुनून पर और सुकून देने वालों पर। क्योंकि इन्हीं 3 चीजों से उन्होंने अपनी सबसे बड़ी गलती छुपाई थी। विक्रम की आवाज कांपी, लेकिन पहली बार उसकी आंखों में डर नहीं, दया थी। तुम इस कमरे में अकेले सालों तक कैसे रहें? उसकी आंखें कुछ पल बंद रहीं। दादाजी रोज आते थे, खाना देते, हाल पूछते। मैं नहीं जानता था बाहरी दुनिया कैसी है। मेरे लिए यही कमरा दुनिया था। लेकिन जब वो चले गए, दरवाजा बंद रह गया, किसी ने खोला ही नहीं। हम तीनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसके अकेलेपन की गूंज जैसे कमरे की दीवारों में आज भी कैद थी। मैं आगे बढ़ा और पूछा, अब तुम हमसे क्या चाहते हो? वह उठकर हमारे बिल्कुल सामने गया। मैं बदला नहीं चाहता, मेरा गुस्सा कब का मर चुका है। मैं सिर्फ चाहता हूं कि तुम तीनों सच जानो और अपने दिल के भीतर के उस बंद कमरे को खोलो, जिसे तुमने वर्षों से बंद कर रखा है। विक्रम ने चाबी अपने हाथ से धीरे से उसकी ओर बढ़ाई। ये चाबी तुम्हारी है, ये कमरा तुम्हारा था और रहेगा। उसने चाबी लेने से इनकार कर दिया। नहीं, अब इस कमरे का बोझ तुम तीनों उठाओगे। मैं यहां से जा रहा हूं, अपनी दुनिया तलाशने, अपने नाम की तलाश में, जिसे मुझसे छीन लिया गया। अजनबी, जिसने वर्षों तक हमारे परिवार का सबसे काला राज अपने भीतर कैद रखकर बिताए थे, ने हमारी तरफ आखिरी बार देखा। उसकी आंखों में न नफरत थी, न नाराजगी, सिर्फ एक गहरी, शांत मुक्ति। वह मुड़ा और कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ गया। उसके कदम आजाद थे, हल्के थे, जैसे उसने अभी अभी अपनी कैद उतारी हो। जाने से पहले उसने आखिरी बार कहा, जो हुआ वो दुखद था, लेकिन उससे भी बड़ा दुख ये होगा कि तुम तीनों अब भी एक दूसरे पर भरोसा न करो। याद रखना, जिस खून पर शक करके तुम्हें बांटा गया था, वही खून तुम्हें जोड़ भी सकता है। उसके जाने के बाद कमरा कुछ पल के लिए शांत रहा, इतना शांत कि हमें अपनी धड़कनों की आवाज तक सुनाई देने लगी। फिर आदित्य टूटा। हमने इतने साल एक झूठ में जिए। विक्रम ने उसके कंधे पर हाथ रखा। नहीं, हमने एक सुरक्षा कवच में जिए। दादाजी की मंशा गलत नहीं थी, लेकिन उनका तरीका गलत था। अब हम तय करेंगे कि हमारा परिवार कैसा होगा। मैंने कमरे की ओर देखा, वह कमरा जो सालों से डर, रहस्य और अपराध बोध का प्रतीक था। आज पहली बार लगा कि उसे खुला रहना चाहिए, ताकि अंधेरा बाहर निकले और रोशनी भीतर आए। हम तीनों ने मिलकर वह पुराना कमरा पूरी तरह खोला। धूल, दरारें, टूटे फर्नीचर, लेकिन अब वहां डर नहीं था। अब वहां सिर्फ इतिहास था, और हम तीनों का मिलकर उसे समझने का निर्णय। उस रात जब हम नीचे लौटे, हवेली की हवा बदली हुई लग रही थी। कहीं हल्की, कहीं गहरी, लेकिन साफ थी। और तब मुझे दादाजी की चेतावनी समझ आई। खून पर भरोसा मत करना, क्योंकि खून रिश्ते बनाए रखता है, पर कभी कभी आंखें बंद भी कर देता है। जुनून पर भरोसा मत करना, क्योंकि जुनून इंसान को सच से दूर ले जाता है। सुकून देने वालों पर भरोसा मत करना, क्योंकि हर सुकून के पीछे एक अनकही कीमत होती है। लेकिन अगर दिल साफ हो, नियत मजबूत हो, तो भरोसा करने लायक सिर्फ एक चीज बचती है, सच्चाई। और उस रात हम तीनों ने तय किया कि अब हमारी कहानी डर की नहीं, सच्चाई की होगी। हमारा रिश्ता खून का नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने और साथ निभाने का होगा। हवेली के बाहर हवा तेज थी, लेकिन पहली बार ऐसा लगा कि इस हवा में आजादी है, एक नई शुरुआत है।
और उन दीवारों के पार हमारी जिंदगी का असली अध्याय शुरू होने वाला है।